Everyone, today we are going to do the long question answer of chapter number 2 Biodiversity of Biology, class 9th. So let's get started. जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम। हमने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे नेचुरल इकोसिस्टम में। टॉपिक है 2.1 डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो इसको हम डिफाइन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को, जो मैंने आपको डाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई थी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पूरा पैराग्राफ आएगा। उसके अलावा ऊपर से द सिमिलैरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट दे शेयर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये आप इंपॉर्टेंस पर लिखेंगे। सबसे पहले आप द टर्म से लेकर यहाँ से लेकर ये जो आ रहा है यहाँ से लेकर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऊपर से उसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि नेचुरल इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये आपके पास बॉक्स है। द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, क्लीन वाटर एंड एयर। नेचुरली बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास क्या फर्स्ट हमारे पास क्या इसका जो एडवांटेज है या क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है नेचुरली क्योंकि ये हमारे पास क्लीन ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जब हमारे पास प्लांट्स जो हैं, प्लांट की डाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फिर क्लीन वाटर प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से एयर भी है, एयर में से भी जो है वे सब्सटेंसेस को डाइवर्सिटी ही जो होती है, वेपोरेशन और बारिश वगैरह, ये सब डाइवर्सिटी की वजह से ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंस आ गई। सेकंड, दे हेल्प कार्बन साइकिल एंड फिक्स न्यूट्रिएंट्स। कार्बन साइकिल और फिक्स कार्बन साइकिल में बायोडाइवर्सिटी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। फॉसिल्स वगैरह जो हैं वो बनते हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी की है। और न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हमारी एयर एनवायरनमेंट में भी इसी वजह से आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, दुनिया में डाइवर्सिटी होने की वजह से लाइफ की। दे एनेबल द प्लांट्स टू ग्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया। पेस्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई, जो कि वो होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई। दे हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लडिंग एंड रेगुलेट क्लाइमेट। ये जो है हमें सैलाब और क्लाइमेट को जो है वो हमारे रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जो है खुशगवार क्लाइमेट रखते हैं। चेंजिंग भी जो आती है वो नॉर्मल आती है, एक्सट्रीम नहीं आती। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बीज वगैरह और बटरफ्लाइज वगैरह, वो एक फ्लावर से बैठ के दूसरे पे बैठती है, पोलिनेशन हो जाती है। ये डाइवर्सिटी की वजह से ही होता है ना। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अवर फूड स्टफ एंड मेडिसिन। हमने मेडिसिन जो हैं वो कितने, हमारे आजकल ड्रग्स जो हैं वो प्लांट से ड्राइव करते हैं, उनसे मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट से होता है। द इंडस्ट्रियल मटेरियल्स सच एज बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स एंड ऑयल एक्सेट्रा ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो ये हमारे पास नेचुरली इंपॉर्टेंस आ गई है बायोडाइवर्सिटी की इकोसिस्टम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन, हाउ आर द ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन उसको बताना क्या है और फिर बताना है किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है, यहाँ से हम जो 2.2 हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, उसको हम डिफाइन करेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये क्या है, ग्रुपिंग होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब आगे उनका क्वेश्चन था हाउ ह्यूमन्स आर क्लासिफाइड। तो आप चाहें तो एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपसे एडवांटेजेस नहीं पूछेगी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में आप बताएंगे किस तरीके से ह्यूमंस को क्लासिफाई किया जाता है और किस तरीके से किया गया है हिस्ट्री में। तो ये आप सारा जो टॉपिक है वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे बताएंगे कि ह्यूमंस को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, पहले 2 किंगडम में, 3 किंगडम और 5 किंगडम सिस्टम में। तो आपका आंसर आएगा यहाँ तक, आपकी सेल स्ट्रक्चर तक, इस लाइन तक आंसर आएगा। क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप आ जाएं तो सबसे पहले आप ऊपर से लिखेंगे, आप पहले क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप ये वाला टॉपिक लिखेंगे कि बायोलॉजिस्ट आर हैव डिवाइस्ड वेज, बताएंगे इस तरीके से। और ये वाला जो पैराग्राफ है, बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन, ये आप अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने बताया था हाउ ह्यूमंस आर क्लासिफाइड, तो उसमें भी आप लिखेंगे ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। एडवांटेजेस मैं समझी थी कि वो आ जाएंगे
बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने लिखना है लाजमी उसके अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने हमसे इस क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर लिखे हैं द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी द सिस्टमेटिकली, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके सारे उसका आंसर है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, ये फुल टॉपिक जो है वो उसका आंसर होगा आपका। नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो टॉपिक चले जाएंगे हिस्ट्री वाले के ऊपर। कहा कि आपका हिस्ट्री वाला, तो ये सारा जो टॉपिक है वो इसके अंदर आएगा। इसमें से आप शॉर्ट करके भी लिख सकती हैं। और प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मैंने आपका सेकंड कहा था जिसमें उन्होंने कहा था डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड हाउ ह्यूमंस आर क्लासिफाई, तो उसके अंदर आपने पहले क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है, फिर ये वाला एडवांटेजेस एंड क्लासिफिकेशन वाला पैराग्राफ लिखना है, और फिर थोड़ा बहुत ये बताना है हिस्ट्री। बेशक आपकी हिस्ट्री यहाँ तक होती है जहाँ तक वो बता रहे हैं, बाकी लेकिन ये आपने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम के बारे में आपके अपने सेकंड क्वेश्चन में लाजमी बताना है और इसके अंदर भी बताना है, ठीक है। सो प्लीज़ इनके आंसर्स को कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था उसके अंदर आपने बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करना है, और हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री वाला टॉपिक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन आर्किया। जो डोमेन आर्किया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 3 डोमेन सिस्टम का टॉपिक है जो है वो आपने ये क्लास जो है आपका टॉपिक 2.4 क्लासिफिकेशन 3 डोमेन सिस्टम आ गया। सबसे पहले आप डोमेन को डिफाइन करेंगे, डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम्स, ये सब आप उसकी डेफिनेशन करेंगे। फिर आप जो है ये द डोमेन आर्किया आ जाएगी, और फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक सारी की सारी जो लिख देंगे, यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वो पिछली वीडियो प्रीवियस वीडियो देख समझ सकते हैं। बाकी यही इसका आंसर है। हमारे पास क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। डोमेन आर के नीचे जो है डोमेन बैक्टीरिया लिखी हुई है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे, और डोमेन यूकैरिया के लिखेंगे। और अगेन दोनों डोमेन से डिफाइन करने से पहले आप डोमेन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, फिर बताएंगे 3 डोमेन सिस्टम, और फिर आप 2 को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये सारा जो है वो हमारे पास डोमेन उसका आ गया, यूकैरिया का आ गया। वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये आपने याद करना, आप याद करेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। हमारे पास व्हाट आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 किंगडम ऑफ डोमेन यूकैरिया। डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है 4 किंगडम जो यूकैरिया में है, तो फिर से हम जाएंगे डोमेन यूकैरिया के अंदर। आगे डोमेन यूकैरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी हुई है जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर भी यही था, अब इसमें भी यही आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक टॉपिक को फुली तरीके से याद कर सकते हैं तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सारे डोमेन्स डिफाइन करने के लिए दिए हैं, वो आपको किसी एक डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं, और उस डोमेन के अंदर भी कुछ शॉर्ट करके पूछ सकते हैं। बस आपको अच्छी तरीके से टॉपिक समझ आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर ये भी बन रहा है, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, आपने पहले ये 4 लिखनी है, और फिर उन्होंने पूछा था डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरिया डोमेन का है। तो ये लिखी हुई हैं 4 आपके पास। क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारा टॉपिक आज का डायग्राम भी अपने साथ ये बनानी है, और सारे जो हैं रैंक्स उनको डिफाइन करना है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, चाहे आप ये टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अगला क्वेश्चन हमारे पास स्पीशी का था कि राइट नोट ऑफ द स्पीशी, तो इसमें आपका स्पीशी वाला टॉपिक आ जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन था वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में था, तो पढ़ लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। Binomial nomenclature describe aims, principles and importance of binomial nomenclature using local examples। आपने बताना है binomial nomenclature क्या चीज़ है, उसके एम्स क्या है, क्यों बनाया गया है, प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ की बेसिस पर बना है, और इम्पोर्टेंस क्या है, और लोकल एग्जाम्पल्स देकर इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करें और डिफाइन करें। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, स्टेट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस। बताएंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये पूरी डेफिनेशन आएगी, कार्लस लिनियस इंट्रोड्यूस नेमिंग सिस्टम टू गिव ईच ऑर्गेनिज्म अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैटिन नेम्स, ठीक है। तो हमारे पास एम क्या हो गया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस in order to give each organism a name consisting of 2 Latin names. The first name is genus name and the second one is uh,
सेकंड रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द स्पीशी। ठीक है, तो ये पहले आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, फिर उसके एग्जांपल देंगे कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज होमो सेपियंस और जीनस नेम इज होमो एंड स्पीशी नेम इज सेपियंस। ठीक है, फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, एम, और मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और बाकी इंपॉर्टेंस में सब आ जाएंगे, साथ आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन था कि डिफाइन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस, तो उसके अंदर आपका ये वाला सारा टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजी क्लास 9 जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, और थर्ड चैप्टर जो है वो है हमारा, थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है, 10 सेल। तो हम सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आज। अच्छा जी, तो सेल क्या होता है? यूनिट नंबर 3, द सेल। Earth is a living planet. It is home of a huge variety of life, from microscopic organisms to magnificent blue whales and giant redwood trees. Irrespective of their size and shape, all life forms are made up of units called cells. अब वो कह रहा है कि जो अर्थ है, जो एक लिविंग प्लानट है, मतलब एक जिंदा जो है वो जिंदगी भरा प्लानट है जिस पर ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी किसी भी किस्म की है, छोटे से छोटे एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जो बड़ी ब्लू वेल्स है, जायंट रेडवुड ट्रीज है, वहाँ से लेकर सब चीज़ें जो है वो एक सिंगल यूनिट से बनी है जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है उनका साइज़ बड़ा है तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन हर चीज़ जो है वो एक सिंगल यूनिट जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। The function performed by the living organisms are also performed at the cell level. So cell is a basic unit of structure and function of all living organisms. तो ये आपके पास सेल की डेफिनेशन है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म होते हैं वो उनके सेल्स के अंदर भी परफॉर्म हो रहे थे, सेल लेवल पे भी। छोटे लेवल पे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वही एम्पलीफाई होकर बड़े लेवल पे बड़ा फंक्शन आपके एज एन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या है सेल का। In 1665, Robert Hooke discovered cell when he examined a thin slice of cork tissue under a compound microscope. जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहली बार जो है वो सेल को देखा या एग्जामिन किया, किसके अंदर एक थिन स्लाइस किसकी, कॉर्क टिश्यू की, किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, वो भी आप पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। He observed cells as empty chambers with thick outer coverings. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सेल्स क्या हैं, खाली चैम्बर्स हैं, एम्प्टी चैम्बर्स हैं जिनकी थिक आउटर कवरिंग है, बाहर से थिक आउटर कवरिंग से कवर है और अंदर से क्या है, खाली चैम्बर है, होलो है। However, the quality of microscope lenses improved greatly in the 19th century, which led to the discovery of cell nucleus in 1831 and many cytoplasmic organelles in coming years. अब बता रहे कि जिस तरह साल गुजरते गए जो है वो माइक्रोस्कोप के लेंसेज की क्वालिटी इम्प्रूव होती गई और फिर हम ज़्यादा जो है माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखने की हमारे पास जो है क्षमता बढ़ती गई या शक्ति बढ़ती गई। तो इन 1831 सबसे पहले डिस्कवरी की किसकी, कि सेल हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर भी चीज़ें प्रेजेंट है जैसे कि न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये आपके पास जो है वो सेल की डायग्राम है, ये आपका जो बाउंड्री का ये सर्कल है, ये सेल है सारा, और इसके अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस और बाकी जो आपको आप पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अच्छा जी, ये एनिमल सेल है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, गोल्गी ऑपरेटस है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रियन है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वो है, रेटिकुलम है। और ये है हमारे पास प्लांट सेल जिसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एनिमल सेल के अंदर जो थे वो स्मॉल वैक्यूल्स थे। ठीक है, आप ये देखें वैक्यूल, ये वैक्यूल, ये मेयर आप देखें तो ये है, और जो उसका है प्लांट का है ये इतना बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। इसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, गोल्गी वेसिकल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी
हम देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, डिफरेंसेस इनके देखेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है सेल का, उसकी आउटर कवरिंग जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग होती है जो कि उसके इनर मैटर को प्रोटेक्ट करती है। तो जो सेल की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल या सेल की दीवार, जिसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी, सेल वॉल किसको सराउंड कर रही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है जिसने सेल के इनर लिविंग मेटल को कवर किया होता है, उसके ऊपर जो है वो सख्त सेल वॉल होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो दो जो है वो दीवारें होती हैं जो कि, या दो कवरिंग्स होती हैं सेल की जो से प्रोटेक्ट कर रही होती है। एक होती है मेम्ब्रेन और एक होती है वॉल। मेम्ब्रेन के बाद आती है वॉल जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसका नेचर कैसा है। इट इज़ रिजिड, सख्त होती है। इनर्ट कवरिंग सिक्रीटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको सिक्रीट करती है। सेल मेम्ब्रेन से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे बाहर सेल वॉल बनती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, नेमली मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब ये जो सेल वॉल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स से मिलकर ये एक रिजिड स्ट्रक्चर जिसको हम कलेक्टिवली सेल वॉल कहते हैं उससे बनाती है। इनकी 3 लेयर के नाम क्या है, मिडल लेमेला जो कि नाम से मिडल है तो मिडल में होती है, एक होती है प्राइमरी वॉल और एक होती है सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हमारे पास मिडल लेमेला होती है और इन तीनों को इकट्ठे हम मिलाकर सेल वॉल बोलते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, सेल वॉल। सो मिडल लेमेला क्या है, मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन जो है वो एक हमारे पास कंपाउंड होता है या एक सब्सटेंस होता है। ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑर्गेनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट के फैट्स जो भी होता है, ये हमारे पास कंपाउंड जो भी है वो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो अब ये पैक्टिन जो प्रोटीन है उससे मिलकर बना है। मिडल लेमेला किससे मिलकर बनी है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट से, जो किसके हैं, पैक्टिन के। ठीक है, इट इज स्टिकी इन नेचर। अब नेचर क्या है मिडल लेमेला की, ये स्टिकी होती है और क्या करती है, जो दो नेबरिंग सेल वॉल्स होती हैं मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को बीच में एज अ ग्लू काम करके उन दोनों को एक दूसरे से चिपका कर रखती है, उन दोनों को चिपके रखती है। प्राइमरी वॉल, अब प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी है, प्राइमरी वॉल कंटेन्स सेलुलस फाइबर्स। सेलुलस भी हमारे पास एक का मतलब का ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस वो बनाता है हमारे पास क्या, प्राइमरी वॉल। अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस फैशन। अब सेलुलस फाइबर्स हैं, फाइबर्स क्या होती हैं, ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती हैं, तो फाइबर्स है ना, फाइबर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो सेलुलस की फाइबर्स होती है, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, क्रिस क्रॉस, जिससे वो प्राइमरी वॉल बनाती है। इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। मिडल लेमेला हमारे पास क्या आती है, स्टिकी नेचर, और ये क्या है, थिन है लेकिन फ्लेक्सिबल है। Some plant cells like xylem vessels form secondary walls inside the primary wall। अच्छा, वो कहना है कि सेकेंडरी वॉल जो है वो हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल बनती है, जैसे कि जाइलम सेल्स, जो जाइलम वेसल्स जो कि प्लांट सेल है वो बनाते हैं सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की इनसाइड सरफेस पर। ठीक है, प्राइमरी वॉल इज वेरी थिक, ओके, फॉर्म सेकेंडरी वॉल इनसाइड द प्राइमरी वॉल। अच्छा जी, अब प्राइमरी वॉल तो हमने बड़ा थिन एंड फ्लेक्सिबल है, लेकिन सेकेंडरी वॉल क्या है, इट इज़ वेरी थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ये थिक होती है और सख्त होती है, वो तो फ्लेक्सिबल थी ना, रिजिड है, सेकेंडरी वॉल रिजिड है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ। अब यहाँ पर कुछ लिखा है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, विच सीमेंट्स द सेलुलस फाइबर्स टुगेदर। तो अब मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, मैं रिसर्च करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना जो चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी है वो उसको अच्छी तरीके से समझिए और याद कीजिए, और कल हम अपना जो है वो 3rd चैप्टर 10 सेल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टेक केयर।